के लिए अपनी पहचान ही खो देते हैं। आज का ये वीडियो उन अनसंग हीरोज को मेरा ट्रिब्यूट है जो गुमनामी के अंधेरों में जीते हैं, जिनको कोई मेडल नहीं मिलता, जिनका कोई सम्मान समारोह नहीं होता, जिन्हें की इज्जतदार मौत तक नसीब नहीं होती, क्योंकि उनके लिए वतन के आगे कुछ नहीं। आदित्य धार ने अपनी फिल्म धुरंधर को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया था। मैं भी ये कहानी को चैप्टर में आपको सुनाऊंगा। बात 1952 की है। राजस्थान का श्री गंगानगर इलाका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहाँ एक एयरफोर्स ऑफिसर जेएम कौशिक के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रविंद्र। बचपन से रविंद्र के अंदर एक कलाकार छुपा था। उन्हें मिमिक्री और एक्टिंग का जुनून था। कॉलेज के दिनों में जब वो थिएटर करते हैं तो उनकी अदाकारी देखकर लोग दंग रह जाते। लोग उनकी तुलना दिलीप कुमार से करते थे और देखने में रविंद्र इतना हैंडसम थे कि दोस्त उन्हें प्यार से विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। और फिर 1975 में वो हुआ जिसकी उम्मीद भी रविंद्र को नहीं थी। रविंद्र एक थिएटर प्ले के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे। प्ले इंडो चाइना वॉर पर फोकस था और वो स्टेज पर एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे। सीन कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ चीनी सैनिकों ने पकड़ रखा है। राज उगलवाने के लिए उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं दी जा रही हैं। स्टेज पर उनकी चीखें थी, दर्द था, देशभक्ति थी और एक सैनिक की जिद थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन देश का राज नहीं बताऊंगा। रविंद्र ने इस रोल में ऐसी जान फूकी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस हॉल में रॉ के कुछ एजेंट बैठे थे जो सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, वो नजरों से इंसान को पढ़ रहे थे। उनकी नजर एक्टिंग पर नहीं थी, उस इंसान के एक्टिंग के भीतर छुपी देशभक्ति पर थी। क्योंकि जासूसी की दुनिया में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है देश प्रेम का जज्बा। और आमतौर पर जासूस ऐसे लोगों को बनाया जाता है कि जो बॉर्डर एरिया से आते हो, जिन्होंने जंग की सच्चाई को करीब से महसूस भी किया हो। और रविंद्र इस कसौटी पर भी बिल्कुल फिट बैठते थे, क्योंकि गंगानगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। प्ले खत्म होने के बाद वो लोग चुपचाप उनसे मिले और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, तुम्हारी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर वाकई देश के लिए कुछ कर गुजरने का कलेजा रखते हो ना, तो दिल्ली आकर हमसे मिलना। तुम्हारे लिए हमारे पास एक खास रोल है। रविंद्र को नहीं पता था कि काम क्या है, लेकिन उनके अंदर का देशभक्त उन्हें दिल्ली ले गया। दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर देखकर उन्होंने पहली बार जासूसी की असली हकीकत देखी। उन्हें बताया गया कि कैसे लोग अपनी मिट्टी के लिए अपनी पहचान मिटा देते हैं, कैसे गुमनाम रहकर देश की रक्षा करते हैं, कैसे बिन नाम और सम्मान के तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। ये कहानियां उनके दिल में आग बनकर उतर गई और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे रॉ का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें नहीं पता था वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जहां से वापसी लगभग ना हो। रविंद्र की पंजाबी बेहद फ्लुएंट थी और क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में पंजाबी बोली जाती है, रॉ के इस मिशन के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थे। फिर शुरू हुई वो ट्रेनिंग जो सिर्फ स्किल नहीं, इंसान की पूरी पहचान बदलने वाली थी। लगभग 2 साल तक अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में रॉ की कड़ी ट्रेनिंग चली। उन्हें सिखाया गया जासूसी के हर दाव पेच, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, मानसिक मजबूती और दर्द सहने की सीमा। लेकिन असली ट्रेनिंग हथियारों की नहीं थी, असली ट्रेनिंग थी खुद को भूल जाने। उन्हें उर्दू इस लेवल तक सिखाई गई कि उनकी जबान में कोई फर्क ना पकड़ सके। कुरान की आयतें याद करवाई गई, नमाज के हर नियम में माहिर बनाया गया, इस्लामिक तहजीब और उनके व्यवहार को उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान की भूगोल, शहर, सड़कें, इलाके सब कुछ ऐसे रटवाया गया जैसे वो वहीं पैदा हुए। और एक जासूस सिर्फ अपना नाम नहीं बदलता, वो अपने शरीर तक की पहचान बदल देता है। रविंद्र ने अब वो किया जो शायद ही कोई कर सके। उनकी धार्मिक और शारीरिक पहचान हमेशा के लिए बदल दी गई। यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया ताकि अगर कभी वो पकड़े जाएं तो उनका शरीर भी उनकी असलियत का राज न खुल सके। और उस दिन रविंद्र कौशिक मर चुके थे और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। ऐसा इंसान जिसकी कोई पिछली जिंदगी नहीं थी, जिसकी कोई असली पहचान नहीं थी, सिर्फ एक मिशन था, भारत। और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस के लिए 6-7 अलग अलग देशों में भेजा गया। छोटे छोटे असाइनमेंट दिए गए, नकली पहचान में रहना, खुफिया
खुफिया जानकारी निकालना, दुश्मन के बीच घुलना मिलना, इसका ट्रायल करवाया गया और हर मिशन को उन्होंने बेहद सटीक तरीके से पूरा किया। रॉ ऑफिशियल अब कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा दाव अब खेलने का वक्त आ गया था और अब बारी थी उस मिशन की जिसे इंटेलिजेंस वर्ल्ड में लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, पाकिस्तान में घुसकर उसकी सेना के अंदर तक पहुंचना। एक इंसान, एक नकली पहचान और सामने दुश्मन देश। साल था 1977। रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। दुबई में नौकरी का बहाना बना दिया, मां से आखिरी बार मिले। उन्हें अंदाजा था कि अपने परिवार, अपनी मिट्टी और अपनों का आखिरी दीदार हो सकता है। वो पाकिस्तान पहुंच गए। रॉ ने पहले से ही पहचान पत्र, राशन कार्ड, पूरी बैक स्टोरी सब कुछ तैयार कर रखी और वो आम पाकिस्तानियों के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे हमेशा से वहीं के हों। उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां से LLB की पढ़ाई पूरी कर ली। यह सिर्फ डिग्री नहीं थी, यह दुश्मन देश के सिस्टम को समझने का मास्टर प्लान था। लेकिन इसके बाद उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद रॉ को भी नहीं थी। एक दिन अखबार में विज्ञापन निकला, पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट। रविंद्र ने सोचा अगर अंदर से सिस्टम को समझना है तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अप्लाई कर दिया और अपनी काबिलियत के दम पर सिलेक्ट भी हो गए। रॉ के लिए ये सोने पर सुहागा था क्योंकि बाहर से जासूसी और दुश्मन की वर्दी पहनकर अंदर से जासूसी करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाकिस्तान आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया और उनकी मेहनत और तेज दिमाग की वजह से उन्हें लगातार प्रमोशन मिलते गए और एक दिन वो बन गए पाकिस्तानी आर्मी के मेजर। रॉ की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि उनका कोई एजेंट दुश्मन सेना में इतने ऊंची पोस्ट तक पहुंचा हो। 1979 से 1983 तक इन 4 सालों में रविंद्र ने भारत को ऐसी खुफिया जानकारी भेजी कि पाकिस्तान की कई चालें उल्टी पड़ गई। वॉर स्ट्रेटेजी, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशंस, वो वहां रहकर सब बताते रहे और कहा जाता है कि इन सीक्रेट इंफॉर्मेशन की वजह से लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई। और सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया जब उन्होंने पाकिस्तान के फहूता न्यूक्लियर प्रोग्राम की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी भारत तक पहुंचा दी। और जब ये खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गई। उनकी इस जाबाजी को देखकर उन्होंने खुद उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। इसी टाइम पीरियड में भारतीय खुफिया अधिकारी अजीत डोवाल भी पाकिस्तान में अंडरकवर थे। उन्होंने कहूता में इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइंटिस्ट के हेयर सैंपल जुटाए। टेस्ट में यूरेनियम ट्रेसेस मिली जिससे कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इसे एक्सपोज करने के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल तक डिले हुए। अब जब रविंद्र पाकिस्तान आर्मी में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे तभी उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। पाकिस्तान फौज के एक अफसर की बेटी अमानत से रविंद्र को मोहब्बत हो जाती है। जासूसी की दुनिया में एक पुराना उसूल माना जाता है कि अगर आप दुश्मन देश में किसी लोकल लड़की से शादी कर लें तो समाज और सिस्टम आप पर शक करना बंद कर देता है, आप वहां के दामाद बन जाते हैं। रविंद्र कौशिक के मामले में भी ये कोई ठंडी नपी तुली चाल नहीं थी। उन्हें अमानत से सच में मोहब्बत हो गई थी। लेकिन समस्या क्या थी जानते हैं? एक जासूस जो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, उन्हें शादी के लिए रॉ से परमिशन लेनी थी। और रविंद्र जानते थे कि अगर वो सिर्फ प्यार की बात करेंगे तो शायद इजाजत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने रॉ से कहा कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिससे मेरा कवर और भी मजबूत हो जाएगा। और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। कुछ समय के बाद उनका बेटा भी हुआ। अब वो किसी के पति थे, किसी के पिता थे और फिर भी किसी के लिए अदृश्य सैनिक। एक इंसान अब 3 जिंदगियां जी रहा था। दिन में पाकिस्तानी मेजर, शाम को एक पति और पिता और रात में भारत के लिए जासूस। उनकी जिंदगी अब एक ऐसी फिल्म बन चुकी थी जिसका क्लाइमैक्स बहुत करीब था और वो क्लाइमैक्स इतना दर्दनाक होने वाला था कि इतिहास भी उसे पूरी तरह से लिख नहीं पाया। अब कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर। यह वो पल है जहां एक जासूस नहीं हारता बल्कि सिस्टम की एक छोटी सी चूक उसे इतिहास के सबसे दर्दनाक अंजाम तक ले जाती है। साल 1983 तक रविंद्र भारत को हर खुफिया जानकारी भेज रहे थे जिससे दुश्मन के मंसूबे मिट्टी में मिल जाते थे। कोई शक नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई गलती नहीं, वो एक परफेक्ट स्पाई थे। पर 1983 का वो साल जब किस्मत ने पलटी मार दी और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, नाम था इनायत मसीह। पंजाब का रहने वाला यह व्यक्ति एक टेम्परेरी मिशन पर भेजा गया था। उसका काम सिर्फ इतना था कि
कराची जाकर रविंद्र तक एक जरूरी डॉक्यूमेंट और मैसेज पहुंचाना। मीटिंग फिक्स हुई। कराची का जिन्ना गार्डन, सब कुछ नॉर्मल ऑपरेशन जैसा लग रहा था, लेकिन किस्मत ने यहाँ क्रूर खेल खेला। जैसे ही इनायत पाकिस्तान की सीमा पार करता है, पाकिस्तान आर्मी उसे घर दबोचती है। अब सोचिए पाकिस्तानी टॉर्चर सेल में उसके साथ क्या हुआ होगा। लगातार मार, मानसिक यातना, नींद से वंचित करना, डर और दर्द का चरम। आखिरकार वो टूट गया और उसने रविंद्र का वो सच बता दिया जो पाकिस्तान के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। जब पाकिस्तानी सेना ने सुना कि एक हिंदुस्तानी जासूस उनकी ही सेना में मेजर बनकर बैठा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी सेंध कैसे लगा सकता है। अब पाकिस्तान ने एक बेहतर शातिर प्लान बनाया। वो रविंद्र को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि कोई सबूत न मिल सके, कोई कहानी न बच सके। उन्होंने इनायत को साथ लिया और पहुंचे कराची। उसे ठीक उसी वक्त और उसी जगह खड़ा किया जहां मीटिंग तय थी, जिन्ना गार्डन। रविंद्र को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने जा रहे हैं वो पहले से ही टूट चुका है। जैसे ही डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हुआ, चारों तरफ से पाकिस्तानी कमांडो ने उन्हें घेर लिया। एक सेकंड में मिशन खत्म, एक पहचान खत्म और किसी की छोटी सी गलती और भारत का सबसे बड़ा कवर हमेशा के लिए टूट गया। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक और अमर अध्याय तक पहुंचती है, जहां एक इंसान टूटता नहीं, इतिहास बन जाता है। जासूसी की दुनिया में पहली ट्रेनिंग क्या दी जाती है जानते हैं? कि अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तुम्हारा देश तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारी एजेंसी तुमसे पल्ला झाड़ लेगी और तुम दुनिया की नजरों में एक लावारिस लाश बनकर रह जाओगे। रविंद्र कौशिक के साथ एक यही हुआ। जिन्ना गार्डन से पकड़े जाने के बाद उन्हें पाकिस्तान की उन जेलों में रखा गया जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी। सियालकोट जेल, कोट लखपत जेल और अगले 16 साल उनको ऐसी यातनाएं दी गई जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। गर्म लोहे की सलाखों से दागा गया, हफ्तों तक भूखा रखा गया, नींद से वंचित किया गया। पाकिस्तानी सेना बस एक सवाल का जवाब चाहती थी, भारत के और कितने शेर उनकी मांग में छिपे हैं, लेकिन वो टूटे नहीं। सलाम है इस मिट्टी के लाल को। 16 साल तक हर रोज मौत को सामने खड़ा देखने के बावजूद रविंद्र के मुंह से भारत का एक भी राज नहीं निकला। और जब पाकिस्तान ने भारत सरकार से कांटेक्ट किया, हमारी तरफ से जवाब आया, हम इस शख्स को नहीं जानते, हमारे रिकॉर्ड में इस नाम का कोई अफसर नहीं है। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी पहचान मिटा दी, अपना मजहब तक बदल दिया, उसे आज उसका अपना ही देश पहचानने से इनकार कर रहा था। और 16 साल की उस नार की जिंदगी और टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए 2001 में ब्लैक टाइगर ने मुल्तान जेल में आखिरी सांस ली। उन्हें जेल के पीछे कहीं दफन कर दिया गया। भारत का वो बेटा जिसने हजारों सैनिकों की जान बचाई, उसे अपनी मिट्टी का कफन तक नसीब नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक मर सकते हैं, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं मर सकता। आज का ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है उस महान आत्मा को सम्मान दिलाने का जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। दोस्तों, कितने ही लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप खुली हवा में सांस ले सकें। माँ भारती के इन सपूतों को मेरा बार बार सलाम। अगर आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं तो ये वीडियो हर भारतवासी को भेज दीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि कोई है जो गुमनाम मौत मर गया ताकि देश का नाम ऊंचा हो सके। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, ब्लैक टाइगर अमर रहे। जय सबसे पहले तो जब हवाई जहाज काठमांडू से चल के लखनऊ के ऊपर के करीब आया, तो उस वक्त ये पता लगा कि अपने कोर्स से हट रहा है और वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये पता लगा
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। ये दिल जो बरसों से खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगह है दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में, नसीबों वाली में, कान की बाली में, चौथ की थाली में, और पूछा है मेहंदी की डाली में कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। पूछो आँखों के झलकते पानी से कि चढ़ता है कोई कहाँ आसानी से। मैं पीछे छोड़ा तूने कर दी माँ, मैं उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौटाना, रास्ता देखूंगी मुझे न तड़पाना। जागती रातों में, अनकही बातों में, अधूरे वादों